अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल हमने देखा गोइंग कंसर्न क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम देखेंगे कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस और गोइंग कंसर्न के टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए बी पार्ट इसके हमने कर लिए थे, आज सी पार्ट देखते हैं। प्रीवियस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय अनदर फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जो प्रीवियस ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसी और फर्म ने जो है ऑडिट की थी, विच हैज़ इशूड एन अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस पे उन्होंने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया था। अब हमने इसका क्या करना है, इम्पैक्ट बताना है ऑडिट रिपोर्ट पे इस सिनेरियो का। ठीक है, अच्छा जी, ऑडिटर जो है वो अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और इसमें जो है अदर मैटर पैराग्राफ में वो ये कम्युनिकेट कर देगा कि प्रायर पीरियड वर ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर हु एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अदर मैटर पैराग्राफ में कि वहाँ पे यूजर्स के लिए बता दिया जाता है कि जो पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया था, हमने वो ऑडिट नहीं किए हैं। क्लैरिटी के लिए ये बता देना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हम इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रीफली डिस्कस रीजंस फॉर इंक्लूजन ऑफ एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ इन ऑडिट रिपोर्ट। हमने ये बताना है, उसने ये बताया एग्जांपल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपने रीजंस बतानी है, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ क्यों इंक्लूड किया जाता है और अदर मैटर पैराग्राफ क्यों इंक्लूड किया जाता है। ये हमने पिछले टॉपिक्स में, पिछले लेक्चर्स में ये कवर किया है कि ये क्यों ज़रूरी है। यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन के लिए जो जो हमने डिटेल्स पढ़ी हैं आपने वो यहाँ पे मेंशन करनी है, बस एग्जांपल्स मेंशन नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या दिया है, एग्जाम्पल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू आर सीनियर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ इक्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट यू बिकेम अवेयर दैट अ लीगल एक्शन हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट IIL बाय सम ऑफ इट्स कस्टमर्स on account of disputes related to performance of its products. In response to your request for an opinion, company's lawyer has simply stated, "We are totally unable to give any estimate." ठीक है, no provision was made in financial statement for possible loss as a result of claims which are considered to be material or for related legal expenses, although details of these legal claims were fully disclosed in notes. अब रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, कमेंट ऑन इम्प्लीकेशन ऑफ अबव मैटर ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इक्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, ये उसने स्नैरियो बताया और ये कह रहा है कि आपने इस मैटर से रिलेटेड इम्प्लीकेशन बतानी है ऑडिटर्स रिपोर्ट पे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ठीक है, अच्छा जी, इसका आंसर है हमारे पास, दिस इज़ अ केस ऑफ एक्सेप्शनल लिटिगेशन हुज आउटकम कांट बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। एज मैटर इज फुली डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयर इज नो मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Auditor shall also include emphasis on matter paragraph in his report to draw users' attention to exceptional litigation. ठीक है, एक्सेप्शनल लिटिगेशन का केस है और उसके लिए जो है वो प्रोविजन रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। और ऑडिटर जो है वो अनमोडिफाइड ओपिनियन देगा क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फुली डिस्क्लोज किया गया है, और एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में यूजर्स के लिए बता दिया जाएगा कि ये एक्सेप्शनल लिटिगेशन का केस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब सर्कमस्टांसिस वेयर एन ऑडिटर विल फॉर्म अ क्वालिफाइड ओपिनियन एंड एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग लेक्चर्स में पढ़ा था चैप्टर 4 के, कि क्वालिफाइड ओपिनियन कब देगा, जब मिसस्टेटमेंट होगी लेकिन वो अनमोडिफाइड होगी, मिसस्टेटमेंट होगी लेकिन वो परवेजिव इफेक्ट होगा, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तब देगा जब स्कोप ऑफ लिमिटेशन हो और परवेजिव इफेक्ट हो। ठीक है, ये आपने बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है उन्होंने एक ऑडिट रिपोर्ट टाइप दिया हुआ है, जिसमें हमने इसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी रिक्वायरमेंट है हमारे पास, आइडेंटिफाई द 4 एरर्स इन अबव एक्सट्रैक्ट एंड आल्सो इंक्लूड अमेंडमेंट्स एज रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई दीज एरर्स। ठीक है, अब उसने कहा कि इस ड्राफ्ट में से जो है वो आपने एक्सट्रैक्ट में से आपने एरर्स देखने हैं, 4 एरर्स। ठीक है, आइडेंटिफाई करनी है और इसकी अमेंडमेंट्स भी बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने खुद अटैम्प्ट करना है, इसका मैं आंसर आपको दिखा देती हूँ। पहले आपने वीडियो को स्टॉप करके इसको अटैम्प्ट करना है, उसके बाद आपने आंसर देखना है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है हमारे पास मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसने एक्सट्रैक्ट में गिवन है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन है, और ये एक फॉर्मेट के तौर पे उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपने रीड आउट करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर देखना है। अच्छा जी, ये इसका आंसर है हमारे पास। यहाँ पे ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके।
तो ये इसके हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है कि क्या किस लाइन में क्या क्या एरर हैं और उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी एक एग्जांपल या क्वेश्चन कह सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास्ट पेपर क्वेश्चन। आज अब हम चलते हैं गोइंग कंसर्न के इश्यूज़ पे, उस पे हम थोड़ा सा टॉपिक को आगे रिव्यू करते हैं, ठीक है। लास्ट डे हमने ये देखा था कि ये हमने थोड़ा सा बहुत कंसेप्ट लिया था कि सबसे पहले गोइंग कंसर्न में प्रोसीजर्स किए जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए उन इवेंट्स एंड कंडीशंस को जो कि गोइंग कंसर्न में जो भी गोइंग कंसर्न के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होंगे, ठीक है। उन इवेंट्स एंड कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के बाद एडिशनल प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीकेशन दी जाती है रिपोर्ट पे, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है कि नहीं अप्रोप्रिएट, या फिर अप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं वो प्रोसीजर्स जिनसे इवेंट्स एंड कंडीशंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई इवेंट्स या कंडीशंस। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स ये हैं कि रिस्क को आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है, और उन इवेंट्स एंड कंडीशंस को आइडेंटिफाई किया जा सके जिसकी वजह से रिस्क अराइज हो सकता है। ऑडिटर शैल परफॉर्म फॉलोइंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज टू आइडेंटिफाई events or conditions which individually or collectively may cause significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. अच्छा जी, when performing risk assessment procedures required by ISA 315, consider whether events or conditions exist. वे ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जो है वो अप्लाई करने हैं ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि इवेंट्स और कंडीशंस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, कि कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनकी वजह से रिस्क राइज हो सकता है कि नहीं। रिमेन अलर्ट थ्रू आउट द ऑडिट, जब आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपने पूरे ऑडिट में अलर्ट रहना है कि कहीं भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसकी वजह से जो है मेजर रिस्क आप आइडेंटिफाई कर सकें, कोई भी ऐसा गोइंग कंसर्न का इशू आपके सामने आ जाए तो आपने अलर्ट रहना है थ्रू आउट द ऑडिट। नेक्स्ट है डिस्कस whether management has identified any events or conditions during preliminary assessment of going concern status। अच्छा, जब एक कंपनी रन हो रही है, बिजनेस जो है वो एक रन हो रहा है, तो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ने भी कुछ ना कुछ एस्टिमेट लगाए होंगे कि कुछ इस तरह के इवेंट्स या कंडीशंस आ सकती हैं जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो सकता है, और उस इवेंट्स एंड कंडीशंस के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ इंतजाम भी किए होंगे। तो आप जब वो मैनेजमेंट के साथ पहले डिस्कस करेंगे कि क्या उन्होंने कुछ ऐसे इवेंट्स या कंडीशंस आइडेंटिफाई किए हैं गोइंग कंसर्न स्टेटस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंश्योर दैट मैनेजमेंट्स असेसमेंट covers at least 12 months, considers all information of which auditor is aware। अच्छा, अब अगर मैनेजमेंट ने अगर हम पूछें कि आपने क्या कुछ ऐसे इवेंट्स या कंडीशंस आइडेंटिफाई किए हैं कि नहीं, या फिर आपकी क्या प्लानिंग है फ्यूचर से रिलेटेड, तो वो कहेंगे जी हमने किए हैं लेकिन 2 हफ्तों के लिए। तो ये तो इतना पीरियड नहीं है ना जो आपके फोर्सिबल फ्यूचर है, फोर्सिबल फ्यूचर में 12 मंथ्स आते हैं, नेक्स्ट 12 मंथ्स, ठीक है। तो वो यहाँ भी यही कह रहा है कि अगर आप मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट के असेसमेंट को देख रहे हैं तो इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि वो एटलीस्ट 12 मंथ्स कवर कर रही है, ठीक है, नेक्स्ट 12 मंथ्स को कवर कर रही है, और वो तमाम इंफॉर्मेशन उसमें बताई जा रही है जो कि ऑडिटर जिससे अवेयर है। अच्छा, लास्ट हमारे पास है इंक्वायर अबाउट इवेंट्स या कंडीशंस बियॉन्ड पीरियड ऑफ असेसमेंट। उन इवेंट्स या कंडीशंस को इंक्वायर किया जाए जो कि असेसमेंट के बाद आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप असेसमेंट कर लिया उसके बाद भी ये नहीं है कि बस ठीक है अब हो गया, उसके बाद आने वाले पीरियड्स या फिर कंडीशंस, इवेंट्स या कंडीशंस को भी असेस किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़े कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब इसके बाद इवेंट्स एंड कंडीशंस आइडेंटिफाई हो सकते हैं, हो सकते हैं जो जिनकी कल एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था फाइनेंशियल कंडीशंस, ऑपरेटिंग कंडीशंस और लीगल एंड अदर कंडीशंस, ठीक है। ये हमने देखे थे इवेंट्स एंड कंडीशंस में। अब इन इवेंट्स एंड कंडीशंस पे क्या एडिशनल प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाने चाहिए वो हम पढ़ते हैं। ऑडिटर शैल परफॉर्म फॉलोइंग प्रोसीजर्स टू कंफर्म वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड वेदर गोइंग कंसर्न assumption इज अप्रोप्रिएट, ठीक है। सबसे पहले क्या इवेलुएटिंग मैनेजमेंट्स प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन, कि क्या मैनेजमेंट ने जो फ्यूचर के लिए प्लान बनाया है क्या वो सही है कि नहीं, वेदर इट इज़ फिजिबल, ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग फ्यूचर प्लान्स एंड देयर फिजिबिलिटी, ठीक है। फ्यूचर प्लान्स के रिलेटेड मैनेजमेंट के आपने इवेलुएशन करनी है। इफ मैनेजमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड अ कैश फ्लो फोरकास्ट, इवेलुएट डाटा यूज इज रिलायबल एंड assumptions used are adequately supportable।
कैश फ्लो जो है वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर की जाती है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है हिस्टोरिकल डाटा होता है, इसी तरह कैश फ्लो जो है फ्यूचर के लिए प्रिपेयर की जाती है, फ्यूचर अजम्पशंस के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर की जाती है। तो उसके लिए जो है ऑडिटर ने देखना है कि जो डाटा यूज़ हुआ है वो क्या वो फिजिबल है कि नहीं, रिलायबल है, और जो एजम्पशंस हैं उन्होंने एजम्पशंस ली हैं उस केस में क्या वो एडिकेटली सपोर्टेबल हैं भी या नहीं। नेक्स्ट है कंसीडर इफेक्ट्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट ऑन गोइंग कंसर्न असेसमेंट। ये भी देखना है कि जो सब्सिक्वेंट इवेंट आ सकते हैं उनका कैसा इफेक्ट हो सकता है, क्या उस चीज़ को कंसीडर किया है कि नहीं। रीड मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। लोन एग्रीमेंट को देखना चाहिए। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जो लेटेस्ट अवेलेबल है डाटा वो देखना है। रिपोर्ट्स ऑफ रेगुलेटरी एक्शंस, ये सारी चीज़ें जो है ये ऑडिटर ने रीड करनी है। उसके अलावा इंक्वायर लीगल काउंसिल रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। ठीक है, लीगल काउंसिल से भी आपने इंक्वायरी करनी है लिटिगेशन से रिलेटेड या क्लेम्स से रिलेटेड। हो सकता है कोई ऐसा केस चल रहा हो जिसकी वजह से जो है वो कंपनी, अगर वो उसमें हार जाए तो वो हो सकता है नियर बाय फ्यूचर में जो है वो कंपनी डूब जाए, या इस तरह के कुछ भी केसेस हो सकते हैं, इसलिए लिटिगेशन से रिलेटेड भी इंक्वायरी होनी चाहिए। कंफर्म एग्जिस्टेंस एंड एडिक्वेसी ऑफ बोरिंग फैसिलिटीज़, फॉर एग्जांपल सपोर्ट फ्रॉम डायरेक्टर्स या होल्डिंग कंपनी, कि अगर बोरिंग कर रहे हैं तो क्या इतने एसेट्स हैं कि उस चीज़ को सपोर्ट किया जा सके, पे बैक किया जा सके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑडिटर एडिशनल प्रोसीजर्स के थ्रू देखेगा, इन इन्फॉर्मेशन हासिल करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ लिया गोइंग कंसर्न से रिलेटेड प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और एडिशनल प्रोसीजर्स, और कुछ पास पेपर्स क्वेश्चंस। कुछ भी समझ ना आया हो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।